हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारा क्लास 11 सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में। इससे पहले की वीडियो में हमने हमारा अध्याय नंबर सेकंड स्वतंत्रता को कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम हमारा अध्याय नंबर थर्ड जो कि समानता यानी कि इक्वालिटी को लेकर रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो समानता है, जो इक्वालिटी है, वो आखिर है क्या। तो भाई समानता का जो अर्थ है वो ये बिल्कुल भी नहीं है कि सभी लोग हर दृष्टि से एक जैसे हो। इसका मतलब बल्कि ये है कि दुनिया में हर एक इंसान अलग होता है। किसी की पढ़ाई अलग होती है, कोई खेल में अच्छा होता है, कोई गाने में, तो कोई चित्रकला में। तो सभी लोगों की योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी रुचि और उनकी जो परिस्थितियां होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि आप एक उदाहरण से समझिएगा। मान लीजिएगा एक छात्र है, वो रोज 6 घंटे पढ़ता है और जो दूसरा छात्र है वो केवल 2 घंटे ही पढ़ता है। तो ऐसे में दोनों के जो रिजल्ट है वे एक जैसे नहीं हो सकते। इसीलिए ये उम्मीद करना कि हर व्यक्ति का जो परिणाम है वो बिल्कुल समान होगा, ये हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है। तो भाई अगर ये समानता नहीं है तो समानता का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है, यानी कि समानता आखिर है क्या। तो भाई समानता का अर्थ है हर व्यक्ति को समान सम्मान, समान अधिकार और आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो। तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि सभी को एक जैसे अंक मिले या एक जैसी नौकरी मिले, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले। जैसे कि आप मान लीजिएगा दो छात्र है, एक छात्र ए, एक छात्र बी। तो किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी ये दोनों छात्र कर रहे हैं और अगर दोनों को समान शिक्षा, समान परीक्षा और समान अवसर मिलते हैं तो ये हमारी वास्तविक समानता होगी। इसके बाद जो मेहनत करेगा उसे उसी के अनुसार सफलता मिलेगी। ये हमारे रिजल्ट अलग हो सकते हैं। तो भाई आपको यही याद रखना है कि समानता का जो मतलब है वो सभी को एक जैसा नहीं बनाना, बल्कि हर व्यक्ति को समान सम्मान, समान अधिकार और समान अवसर देना है। तो समानता के साथ साथ हमारा एक पहलू जुड़ता है असमानता का भी, कि जो असमानता है वो हम किस तरीके से मानते हैं। तो इसके लिए हमारी क्लास 11 सीबीएसई की बुक में एक उदाहरण भी दिया गया है जिसको कि आप देख सकते हो। जैसे कि आप देखें, यहाँ पर एक उदाहरण है पीने का पानी। वहां पर बोर्ड लगे होते थे श्वेत और अश्वेत, यानी कि श्वेत लोगों के लिए इधर पानी है और अश्वेत लोगों के लिए इधर पानी है। तो यहाँ पर जो असमानता है वो दर्शाई जा रही है। इसी तरीके से जो विश्राम गृह है वो भी केवल श्वेत लोगों के लिए है, यानी कि यहाँ पर जो हमारे श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच भेदभाव है, जो असमानता है, वो दिखाई गई है। तो भाई ये तो हमने समझा कि समानता आखिर होती क्या है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे समानता के महत्व के बारे में। तो भाई सबसे पहले समानता का अर्थ ये नहीं है कि भाई सभी लोगों को हर परिस्थिति में बिल्कुल एक जैसा बना दिया जाए, बल्कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर, समान अधिकार और समान सम्मान मिलने चाहिए। तो भाई इसका मतलब ये है कि समानता का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो सभी को एक जैसा ना बनाकर हर इंसान की क्षमता, उसकी जितनी भी ताकत होती है, उसकी जो मेहनत होती है, उसकी जो परिस्थितियां होती है, उसके अनुसार उसको रिजल्ट देना होता है। यही हमारी एक वास्तविक समानता होती है। तो भाई प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो जन्म से मानव गरिमा का अधिकारी होता है। मानव गरिमा मीन्स ह्यूमन डिग्निटी। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान केवल इंसान होने की वजह से ही सम्मान पाने का हकदार होता है। तो चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे किसी भी धर्म से हो या किसी भी जाति से हो, लड़का हो या लड़की हो, सभी के साथ बराबरी का जो व्यवहार है वो होना चाहिए और किसी के साथ भेदभाव करना हमारे समानता के सिद्धांत के खिलाफ माना जाता है। नेक्स्ट जो महत्व आता है वो आता है कि समाज में लोगों की क्षमता, योग्यता, रुचि और मेहनत अलग अलग होती है। तो इसीलिए उनके जो रिजल्ट होंगे वे भी अलग अलग होंगे, लेकिन अवसर जो होंगे वे बिल्कुल समान होने चाहिए। जिसका मतलब ये हुआ कि सभी लोगों की जो सफलता है वो एक जैसे नहीं होगी। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, तो कोई खिलाड़ी। लेकिन इन सभी को अपने सपनों को पूरा करने का जो समान अवसर है वो इन्हें मिलना चाहिए। एक बात इसमें भाई ये भी आती है, अगर कुछ लोगों को विशेष अधिकार और सुविधाएं मिले और कुछ को उनसे वंचित रख दिया जाए तो समाज में जो असमानता और अन्याय है वो बढ़ सकता है। यानी कि अगर समाज में कुछ लोगों को केवल उनकी जाति, उनके धर्म या उनके ऊंचे पद की वजह से अधिक सुविधाएं मिले, बाकी लोगों को उनसे दूर रख दिया जाए, तो भाई समाज में जो अन्याय और जो असमानता है वो फैलने लगती है और इसीलिए सभी के साथ आपको निष्पक्ष व्यवहार करना जरूरी होता है। तो भाई जो हमारा एक लोकतांत्रिक समाज होता है उसमें प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता, समान अधिकार और समान अवसर मिलना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि जो लोकतंत्र है
उसमें कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई नेता हो या चाहे कोई आम नागरिक हो। तो हर व्यक्ति पर एक ही कानून लागू होना चाहिए और सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। अगर हम बात करें समानता के उद्देश्य के बारे में, तो भाई समानता का उद्देश्य होता है सभी लोगों को अपने व्यक्तित्व और क्षमताओं के विकास का उचित अवसर प्रदान करना। यानी कि हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा दिखाने और अपने जीवन में आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। तभी वो क्या कर सकता है, तभी वो अपनी पूरी जो क्षमता है, जो अपनी पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसको डेवलप कर सकता है। तो समानता जो होती है वो केवल एक राजनीतिक आदर्श ही नहीं होती, बल्कि ये हमारे सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों का भी आधार होती है। यानी कि जो समानता है वो केवल वोट देने या चुनाव लड़ने तक सीमित ही नहीं है, बल्कि जो हमारा समाज है उसमें न्याय यानी कि जस्टिस स्थापित करने और हर व्यक्ति के मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो समानता है वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाती है। तो भाई एक न्यायपूर्ण समाज हमारा वही होता है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को समान जीवन जीने के अवसर मिले, शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिले, रोजगार पाने के अवसर मिले और अपनी प्रतिभा विकसित करने का अवसर मिले। यानी कि एक अच्छा और न्यायपूर्ण समाज हमारा वही माना जाएगा जहां पर हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार के अवसर मिले और अपनी प्रतिभा को पूरी तरीके से वो विकसित कर सके। तो ओवरऑल आप ये भी कह सकते हैं कि समानता का जो महत्व है वो इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति को समान अधिकार और आगे बढ़ने का समान अवसर हमें समानता देती है। तो जो हमारी समानता है इससे हमारे समाज में न्याय, भाईचारा और लोकतंत्र ये तीनों ही मजबूत होते हैं। तो यही थे स्टूडेंट्स हमारे कुछ बुलेट पॉइंट्स जिनके माध्यम से हमने समानता का महत्व समझा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अवसरों की समानता को लेकर। यानी कि अब हम समझेंगे कि जो अवसरों की समानता है वो आखिर होती क्या है। तो भाई अवसरों की समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और मेहनत के आधार पर आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना। इसका मतलब ये हुआ कि जो हर व्यक्ति है उसको अपनी प्रतिभा और मेहनत ये दोनों चीजें दिखाने का समान अवसर मिलना चाहिए, समान बराबर मौका मिलना चाहिए। तो किसी को भी उसके परिवार, उसकी जाति, उसके धर्म या उसके धन की वजह से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। जो जितनी मेहनत करेगा उसे उसी के अनुसार सफलता मिलने का अवसर होना चाहिए। तो इसको आप एक छोटे से उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लो दो विद्यार्थी है, विद्यार्थी ए और विद्यार्थी बी। तो भाई दोनों विद्यार्थी जो है ये दोनों ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों को समान अधिकार है, यानी कि दोनों ही अपने लिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं, दोनों की एज लिमिट भी बराबर है। तो भाई ये तो हमारा हो गया अवसरों की समानता। तो इसके बाद जो भी अधिक मेहनत करेगा उसके ही सफल होने की संभावना अधिक होगी और यहीं से हमारा परिणाम चेंज हो जाता है। तो यहीं पे जो रिजल्ट है उसमें समानता नहीं रखी जाती, यानी कि हम उसको अवसर दे रहे हैं, यही हमारे अवसरों की समानता है। तो भाई ये जो हमारी समानता होती है ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग, भाषा किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी भी व्यक्ति को केवल इसीलिए नहीं पीछे किया जा सकता क्योंकि वह गरीब है या किसी विशेष जाति या धर्म से है या फिर लड़का है या लड़की है। हर नागरिक के साथ समान व्यवहार भी होना चाहिए। जैसे कि आप देखें, अगर किसी नौकरी में केवल जाति या धर्म को देखकर किसी योग्य व्यक्ति को मना कर दिया जाए तो ये हमारी अवसरों की समानता के सिद्धांत के विरुद्ध माना जाता है। इसी के साथ साथ जो नागरिक है उनको शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच मिलनी चाहिए। यानी कि हर नागरिक को अच्छी शिक्षा पाने, नौकरी के लिए आवेदन करने और सरकारी सुविधाएं जैसे कि आप देखें अस्पताल हो गए या सड़क हो गई या स्कूल हो गए या पानी हो गए, तो इन सभी का समान अधिकार होना चाहिए। अगर वे सुविधाएं, ये जो सुविधाएं है, अगर इन सुविधाओं को केवल कुछ लोगों तक ही रख देंगे तो जो हमारा समाज है उसमें असमानता बढ़ जाएगी। अवसरों की समानता का उद्देश्य क्या होता है भाई इसका उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि सभी लोगों को समान परिणाम मिले, बल्कि इसका उद्देश्य है कि सभी लोगों को बराबरी से शुरुआत करने का मौका मिले। यानी कि भाई हर विद्यार्थी के परीक्षा में 95% अंक आए या हर व्यक्ति की आय समान हो, ये इसका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ये है कि सभी को शुरुआत में बराबर का मौका मिलना चाहिए। उसके बाद उसकी जो सफलता है वो उसकी मेहनत, योग्यता और लगन पर ही निर्भर करती है। जैसे कि आप देखें, आप एक उदाहरण देख लीजिएगा। मान लीजिएगा कोई 100 मीटर की दौड़ है, तो 100 मीटर की दौड़ में सभी खिलाड़ियों को एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़ करने का मौका दिया जाता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो कि सबसे तेज दौड़ता है। तो ये हमारी अवसरों की समानता का ही एक आसान उदाहरण है। तो ओवरऑल आप यही कह सकते हैं कि अवसरों की समानता का मतलब है
हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा, रोजगार और आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो समानता का जो उद्देश्य होता है वो सबको एक जैसा परिणाम देना नहीं होता, बल्कि सभी को समान शुरुआत देना होता है। तो यही था हमारा अवसरों की समानता। इसके बाद जो हमारी असमानता आती है स्टूडेंट, वे हमारी दो तरीके की आती है। तो पहली जो आती है वे हमारी आती है प्राकृतिक असमानता, दूसरी जो आती है वो आती है सामाजिक असमानता। तो चलिए इन दोनों असमानता को हम समझ लेते हैं कि ये होती क्या है। तो भाई सबसे पहली जो असमानता आती है वो आती है प्राकृतिक असमानता। तो प्राकृतिक असमानता क्या होती है? जैसे कि लोगों की ऊंचाई हो गई, शारीरिक शक्ति हो गई, बुद्धि हो गई, या स्वास्थ्य में अंतर हो गया। यानी कि आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कुछ अंतर जो होते हैं वे हमें जन्म से ही प्रकृति द्वारा मिलते हैं। जैसे कि आप देखिए, कोई व्यक्ति लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बहुत तेज दौड़ सकता है, तो कोई पढ़ाई में अधिक अच्छा होता है। तो ये सभी जो अंतर है ये प्राकृतिक है। इसीलिए इनके आधार पर जो हमारी असमानता होगी वे हमारी प्राकृतिक असमानता होगी। जैसे कि आप देखें, सभी बच्चों की जो ऊंचाई है, ये याद करने की जो क्षमता है वो एक जैसी नहीं होती। तो ये हमारी प्रकृति का दिया हुआ सबसे बड़ा अंतर है। अगला, अगर हम इन असमानताओं को पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा दी गई है। यानी कि इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, प्रकृति से मिले सभी जो अंतर है वे पूरी तरीके से खत्म नहीं किए जा सकते। जैसे कि आप देखें, कोई व्यक्ति अभ्यास करके अपनी क्षमता बढ़ा सकता है, लेकिन सभी लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं बन सकते। तो भाई जो हमारा लोकतंत्र है उसका उद्देश्य यही है कि वो प्राकृतिक भिन्नताओं को समाप्त ना करके सभी को समान अवसर दे। यानी कि लोकतंत्र ये नहीं चाहता कि सभी लोगों की बुद्धि, ताकत या प्रतिभा एक जैसी हो जाए, बल्कि लोकतंत्र ये चाहता है कि हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। तो ये हो गई हमारी प्राकृतिक असमानता। आई होप आप सभी के समझ में आ गई हो गई। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सामाजिक असमानता को लेकर, कि जो सामाजिक असमानता है वो आखिर है क्या। तो भाई सामाजिक असमानता समाज द्वारा बनाई जाती है। यानी कि असमानता, ये जो असमानता होती है ये प्रकृति नहीं बनाती, यानी कि ये जन्म से नहीं होती, बल्कि ये समाज के नियम, परंपराएं और लोगों का जो व्यवहार है वो इसको पैदा करता है। जैसे कि आप देखिए, कई बार क्या होता है, किसी की जाति के आधार पर, किसी के धर्म के आधार पर, किसी की भाषा के आधार पर, इनके आधार पर अलग अलग व्यवहार किया जाता है। तो ये हमारा एक सामाजिक असमानता ही है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, गरीबी, भाषा या लिंग की वजह से अलग व्यवहार किया जाता है तो इसे हम सामाजिक असमानता कहते हैं। जैसे कि आप इसका एक उदाहरण देख सकते हैं कि भाई अगर किसी योग्य छात्रों को केवल उसकी जाति या गरीबी की वजह से स्कूल में प्रवेश न मिले, तो ये हमारा एक सामाजिक असमानता होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक उदाहरण भी दिया गया है जिसमें कि जो लड़का है वो कहता है कि पुरुष स्त्रियों से बढ़कर है, ये प्राकृतिक असमानता है, आप इस संबंध में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर जो लड़की है वो कहती है कि मेरे हर विषय में तुमसे ज्यादा अंक आते हैं, मैं घर के काम में भी माँ का हाथ बटाती हूँ, तुम मुझसे बढ़कर कैसे हो। तो ये हमारी एक सामाजिक असमानता है जिसमें कि जो लोग हैं, जो समाज है, उन्होंने ऐसी थिंकिंग, ऐसी भावना, जिसे हम रूढ़िबद्ध धारणा भी कहते हैं, ऐसी रूढ़िबद्ध धारणा बना रखी है जिससे कि हमेशा लड़कियों को नीचा और जो हमारे लड़के हैं उनको ऊंचा समझा जाता है। तो ये जो समानता है, ये जो असमानता है, ये हमारी सामाजिक असमानता है। तो भाई ये जो असमानताएं होती है ये हमारी अन्यायपूर्ण होती है और इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। यानी कि ये समाज द्वारा बनाई गई जो असमानताएं है ये गलत है पूरी तरीके से, और इन्हें खत्म करना जरूरी है ताकि हर व्यक्ति को बराबरी का सम्मान मिले और बराबरी का अवसर मिले। तो भाई जो हमारा भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर इन्हीं असमानताओं को समाप्त करने की कोशिश करता है। यानी कि हमारा संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और जाति, धर्म, लिंग, इनके आधार पर जो भेदभाव होता है उनको खत्म करने की कोशिश करता है। तो इसी वजह से हमारे संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है ताकि हर नागरिक सम्मान और बराबरी के साथ अपना जीवन जी सके। तो ओवरऑल आपको यही याद रखना है कि जो हमारी प्राकृतिक असमानता है वो प्रकृति द्वारा दी जाती है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हमारी सामाजिक असमानता है ये समाज द्वारा बनाई जाती है और इन्हें समाप्त करने के लिए कानून और संविधान हमारी सहायता करती है। तो जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसका उद्देश्य है प्राकृतिक अंतर मिटाना नहीं, बल्कि सभी लोगों को समान अवसर देना है। तो स्टूडेंट्स, यही थी हमारी प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता। आई होप आपको ये दोनों असमानताएं समझ में आ गई होगी।
अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम जानते हैं कि जो समानता है वो क्यों आवश्यक है। तो भाई अब तक हमने समझा कि समानता क्या होती है, कितने प्रकार की समानता होती है, लेकिन अब हम जानते हैं कि जो समानता है वो आखिर जरूरी क्यों होती है, आवश्यक क्यों होती है। तो भाई सबसे पहला पॉइंट है कि समानता प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करती है। यानी कि भाई हर एक इंसान जो है वो सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहता है। तो जब समाज में सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाता है, तभी उनको अपनी मानव गरिमा सुरक्षित दिखती है, यानी कि जिसे हम ह्यूमन डिग्निटी कहते हैं। मान लो अगर किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म या गरीबी की वजह से भेदभाव किया जाता है, तो उसका जो आत्मसम्मान है, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको ठेस पहुंचती है। इसीलिए जो समानता है वो हर व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करती है। जैसे कि आप इसका एक उदाहरण देख सकते हो, अगर स्कूल में सभी विद्यार्थियों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाए, तो जो छात्र है वो सम्मान महसूस करेगा कि उसके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो रहा। सेकंड पॉइंट है, समानता से समाज में न्याय, भाईचारा और सामाजिक एकता बढ़ती है। यानी कि जब सभी लोगों को समान अधिकार और समान अवसर मिलते हैं, तभी हमारे समाज में कोई अपने आप को छोटा या बड़ा नहीं समझता। तो इससे लोगों के बीच प्रेम भी बढ़ता है, विश्वास भी बढ़ता है और भाईचारे की भावना भी बढ़ती है। जिससे क्या होता है, जिससे कि समाज में झगड़े कम होते हैं और सभी एक जगह पर मिलजुल कर रहते हैं, और यही पॉइंट हमारा सामाजिक एकता कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब सभी लोगों को समान अवसर मिलते हैं, तब वे अपनी प्रतिभा का पूरा विकास कर सकते हैं। यानी कि भाई हर व्यक्ति को पढ़ने, नौकरी करने और आगे बढ़ने का अगर अवसर मिलेगा, तभी वो अपनी क्षमता को दिखा पाएगा। जैसे कि आप देखें, अगर किसी गरीब लेकिन प्रतिभाशाली छात्र को भी अच्छी शिक्षा मिले, तो वो भी भविष्य में डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है या फिर वैज्ञानिक बन सकता है। यानी कि समान अवसर मिलने से हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, असमानता समाज में शोषण, भेदभाव और संघर्ष को बढ़ावा देती है, जबकि समानता लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। यानी कि जहां पर असमानता होगी, वहां पर तो जो एक लोग होगा वो दूसरे लोगों का शोषण करेगा, लोगों के साथ भेदभाव बढ़ेगा और समाज में जो तनाव और संघर्ष है वो पैदा होगा। लेकिन जहां पर समानता होगी, जहां पर सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान अवसर मिलेंगे, तो वहां पर लोगों का लोकतंत्र पर जो विश्वास है वो बढ़ने लगेगा। तो वे खुलकर अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, जिससे कि उनके देश का विकास होता है। तो भाई इसीलिए कहा गया है कि जो समानता है वो लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव भी मानी जाती है। तो ओवरऑल आप यही कह सकते हैं कि समानता इसीलिए आवश्यक है क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करती है, समाज में न्याय, भाईचारा और एकता बढ़ाती है और हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा विकसित करने का अवसर देती है, जिससे कि हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। तो यही थे स्टूडेंट्स हमारे कुछ पॉइंट्स, जिनके माध्यम से हमने समझा कि जो समानता है वो क्यों आवश्यक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है समानता के 3 आयाम को लेकर। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं कि जो समानता है इसके कितने आयाम हैं और वे कौन कौन से हैं। तो भाई जो हमारी समानता है इसके हमारे 3 आयाम हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है हमारा पॉलिटिकल समानता, यानी कि राजनीतिक समानता। दूसरी है हमारी सोशल समानता, यानी कि सामाजिक समानता। और तीसरी जो है हमारी वो है हमारी इकोनॉमिक समानता, यानी कि आर्थिक समानता। तो चलिए एक एक करके हम इन तीनों के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारी राजनीतिक समानता के बारे में। तो राजनीतिक समानता आखिर है क्या? तो भाई राजनीतिक समानता का अर्थ यह है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक जीवन में समान अधिकार और समान अवसर मिले, यानी कि देश का हर नागरिक राजनीति में भाग ले सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, उसकी जो धर्म है, उसका जो लिंग है, उसकी जो भाषा है या उसकी जो आर्थिक स्थिति है, उसके आधार पर राजनीति से दूर नहीं रखा जा सकता। यानी कि हर नागरिक को देश की सरकार बनाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अधिकार है। इसी तरीके से आप देखें, प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान करने का समान अधिकार होना चाहिए। यानी कि हमारे भारत में क्या है, 18 वर्ष से ऊपर जितने भी आयु के लोग हैं वे हर भारतीय नागरिक वोट दे सकते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो अशिक्षित हो। तो हर व्यक्ति को जो वोट है वो एक ही गिना जाएगा। हर व्यक्ति के वोट का जो मूल्य है वो एक वोट होता है। तो यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता भी है। इसी तरीके से सभी नागरिक चुनाव भी लड़ सकते हैं, राजनीतिक दल भी बना सकते हैं और सरकार की नीतियों की आलोचना और समर्थन भी कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा लोकतंत्र है वो केवल वोट देने तक ना रहकर, बल्कि इसमें नागरिकों को चुनाव लड़ने के अधिकार है, राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार है और सरकार के अच्छे कार्यों के लिए समर्थन और गलत कार्यों के लिए आलोचना,
इन दोनों का भी अधिकार है। तो यही लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और हमारी राजनीतिक समानता की पहचान भी है। इसी तरीके से आप देखें, कानून की दृष्टि में भी सभी नागरिक समान होते हैं। तो भाई चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी जाति कुछ भी हो, या उसकी आर्थिक स्थिति भी कुछ भी हो, यानी कि कानून जो है वो सभी के लिए समान होता है। मान लो अगर कोई व्यक्ति कानून को तोड़ता है तो उसके साथ वही व्यवहार होगा जो कि किसी दूसरे नागरिक के साथ किया जाएगा, चाहे वो एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, दोनों के लिए सेम कानून है। तो कानून जो है वो अमीर गरीब और जो हमारा नेता आम नागरिक है, ये किसी भी धर्म या जाति इनके आधार पर भेदभाव नहीं करता है। तो भाई ये जो पॉइंट था ये मैंने अभी आपको बताया था, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत हमारी राजनीतिक समानता का आधार भी माना जाता है। यानी कि जो लोकतंत्र है इसमें हर व्यक्ति का केवल एक ही वोट होता है और हर वोट की कीमत बराबर होती है। तो किसी अमीर व्यक्ति का वोट किसी गरीब से अधिक मूल्यवान नहीं होता और न ही किसी बड़े अधिकारी का वोट किसी आम नागरिक से महत्वपूर्ण होता है। यही जो सिद्धांत है, यही सिद्धांत हमारे लोकतंत्र को निष्पक्ष और मजबूत भी बनाता है। तो ओवरऑल आप यही कह सकते हैं कि राजनीतिक समानता वो है जिसमें कि सभी को नागरिकों को मतदान करने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक दल बनाने, सरकार की आलोचना या समर्थन करने का अधिकार हो। तो भाई लोकतंत्र का जो अधिकार है, जो आधार है, वो है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य है। तो ये जो सिद्धांत है ये हमारे लोकतंत्र का आधार माना जाता है। तो यही थी हमारी राजनीतिक समानता। आई होप आप सभी के समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट समानता, सामाजिक समानता के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो सामाजिक समानता है वो आखिर होती क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो भाई सामाजिक समानता का अर्थ होता है समाज में सभी व्यक्तियों को समान सम्मान और समान सामाजिक दर्जा मिले। यानी कि समाज में हर व्यक्ति की जो इज्जत है वो बराबर होनी चाहिए। किसी को भी उसके जाति, उसके धर्म, उसके लिंग, उसकी भाषा, इनकी वजह से बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए। तो हर व्यक्ति को समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और यही हमारी सामाजिक समानता का मूल उद्देश्य भी है। तो किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके जन्म या पहचान की वजह से अलग व्यवहार करना गलत है। जैसे कि आप देखिए, अगर किसी स्कूल में कोई छात्र है और उस छात्र को केवल उसकी जाति या धर्म की वजह से स्कूल में कम महत्व दिया जाता है, तो ये हमारी सामाजिक असमानता के विरुद्ध होगा। इसी प्रकार से लड़का और लड़की दोनों को समान सम्मान और अवसर भी मिलने चाहिए। तो भाई आप सभी जानते हैं जो हमारा भारत है इसमें बहुत पहले से भेदभाव होता आया है। तो भाई भारत में पहले अस्पृश्यता, जाति, ऊंची नीची जाति, सामाजिक भेदभाव ये बहुत ही ज्यादा था। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा जो संविधान था उसने इन्हीं भेदभाव को खत्म करने की कोशिश करी। तो इसके लिए उसने कानून बनाए और सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए। तो यही कारण है कि आज जो अस्पृश्यता है, जो अनटचेबिलिटी है, उसको कानूनन अपराध भी माना जाता है। अब हम अगर बात करें सामाजिक समानता के उद्देश्य के बारे में, तो भाई इसका उद्देश्य है एक ऐसा समाज बनाना जहां पर हर व्यक्ति सम्मान और गरिमा के साथ जी सके। यानी कि जो समाज है वो ऐसा होना चाहिए जहां पर किसी भी व्यक्ति को अपमानित भी न किया जाए और सभी लोगों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का मौका मिले। तो जब हर व्यक्ति को समान सम्मान मिलेगा तभी हमारे समाज में वास्तव में समानता और न्यायपूर्णता भी बनेगी। तो भाई जो हमारी सामाजिक समानता है उससे हमारे समाज में भाईचारा, एकता और सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा मिलता है। यानी कि जब समाज में सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होता है तभी लोगों के बीच में प्रेम, विश्वास और सहयोग बढ़ता है। तो इससे समाज में झगड़े भी कम होते हैं, एकता भी मजबूत होती है और सामाजिक न्याय भी स्थापित होता है। तो यही कारण है कि जो सामाजिक समानता है वो किसी भी लोकतांत्रिक समाज की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। तो भाई ओवरऑल आप यही कह सकते हैं कि सामाजिक समानता वो है जिसमें कि समाज में हर व्यक्ति को समान सम्मान और समान दर्जा मिले, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और सामाजिक समानता से भाईचारा, एकता और सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा मिलता है। तो यही थी हमारी सामाजिक असमानता। आई होप आप सभी के समझ में आई होगी। अब हम हमारी नेक्स्ट एवं लास्ट समानता के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमारी रहने वाली है आर्थिक समानता। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो आर्थिक समानता है वो आखिर है क्या। तो भाई आर्थिक समानता का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि सभी लोगों की जो आय और संपत्ति है वो समान हो। इसका मतलब ये है कि समानता, आर्थिक समानता वो नहीं कि हर व्यक्ति के बैंक खाते में जो पैसे है वे बराबर हो या सभी की जो कमाई है वो एक जैसी हो। क्यों? क्योंकि भाई हर व्यक्ति अलग अलग काम करता है, अलग अलग मेहनत करता है और उसकी योग्यता भी अलग होती है।
तो इसीलिए सभी की आय समान होना जरूरी नहीं है, बल्कि जो हमारा सामाजिक समानता है इसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति के पास अत्यधिक धन और दूसरे के पास जीवन की आवश्यक सुविधाएं भी ना हो। तो भाई ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। यानी कि समाज में धन का जो अंतर है वो इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति के पास तो सारी चीजें हैं, उसके पास जरूरत से ज्यादा संपत्ति है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो भोजन के लिए, कपड़े के लिए, घर के लिए, अपने इलाज के लिए, यानी कि जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए संघर्ष कर रहा है। तो ऐसी स्थिति समाज में असमानता और अन्याय को भी बढ़ाती है। तो भाई प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जितने भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती है उन तक पहुंचने का अवसर मिलना चाहिए। यानी कि हर नागरिक को नौकरी पाने, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, इलाज की सुविधा और जीवन की जरूरी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये जो सुविधाएं है ये केवल अमीरों तक ना रहकर बल्कि जो हमारा समाज है उसके हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। यानी कि एक एक व्यक्ति तक ये सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। तो भाई इसके लिए हमारी जो सरकार है उनको ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो कि गरीबी और आर्थिक असमानता को कम करे। यानी कि सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वो ऐसी योजनाएं बनाए, ऐसी नीतियां बनाए जिनसे गरीब लोगों का जीवन बेहतर हो सके। जैसे कि आप देखें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनके लिए कल्याणकारी योजनाएं आर्थिक असमानता को कम करने में मदद करती है। तो भाई आर्थिक असमानता से हमारा जो समाज है उसमें शोषण भी कम होता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का अवसर करने का विकास मिलता है। जैसे कि आप देखें, जब लोगों को जीवन की आवश्यक सुविधाएं और आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं तो उनका जो शोषण है वो भी कम होता है और हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा यानी कि अपने टैलेंट और अपनी मेहनत के आधार पर आगे बढ़ सकता है और जिससे कि वो अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। तो इसी वजह से जो आर्थिक समानता है वो समाज के विकास और सामाजिक न्याय के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी मानी जाती है। तो ओवरऑल आपको यही याद रखना है कि आर्थिक असमानता का जो अर्थ है वो सभी लोगों की आय बराबर करना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को जीवन की मूलभूत सुविधाएं और समान अवसर मिले। इससे हमारे समाज में गरीबी और जो आर्थिक असमानता है वो भी कम होती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने आर्थिक समानता को भी समझा। तो स्टूडेंट्स यही थी हमारी तीनों प्रकार की समानताएं। इसी में हमारा एक पॉइंट ये भी आता है कि जो समानता है और जो न्याय है इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो भाई जो हमारी वास्तविक समानता होती है उसका उद्देश्य सभी को समान अवसर देना है, न कि सभी को हर स्थिति में बिल्कुल समान बना देना। यानी कि समानता का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि सभी लोगों को एक जैसा बना दिया जाए या सभी को एक जैसे परिणाम मिले, बल्कि समानता हमारी वो है जिसमें कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले और उसके बाद उसकी जो सफलता है वो उसकी मेहनत, उसके योग्यता और उसकी प्रतिभा पर निर्भर करेगी। जैसे कि आप एक उदाहरण देख सकते हैं, अगर दो विद्यार्थियों को एक जैसी शिक्षा मिल रही है, एक जैसी किताबें मिल रही है, एक जैसी परीक्षा का अवसर मिल रहा है, तो ये हमारी समानता है। लेकिन उनके अंक अलग अलग आ सकते हैं क्योंकि उनकी जो मेहनत है वो अलग हो सकती है। तो जो न्यायपूर्ण समाज होता है वो वही होता है जहां पर सभी नागरिकों को अधिकार, अवसर और सम्मान समान रूप से मिले। यानी कि जिस समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा वही हमारा समाज न्यायपूर्ण कहलाएगा। तो भाई किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, उसके धर्म या उसके लिंग की वजह से भेदभाव किया जाएगा तो ऐसा समाज न्यायपूर्ण नहीं माना जाएगा। जैसे कि आप देखिए, जो समानता और न्याय ये दोनों ही हमारे एक दूसरे के पूरक है। यानी कि जो समानता है और जो न्याय है ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर समाज में समानता होगी तभी हमारा न्याय हो पाएगा और जहां पर न्याय होगा वहां पर समानता भी रहेगी। यानी कि दोनों मिलकर ही हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगी, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता तभी संभव है जब सभी नागरिकों को समान अधिकार, समान अवसर और समान न्याय मिले। तो ओवरऑल आप यही कह सकते हैं कि समानता और न्याय दोनों ही एक दूसरे के पूरक है और वास्तविक समानता सभी को समान अवसर देती है, जबकि न्याय ये सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हो। तो ये दोनों मिलकर ही हमारे एक मजबूत लोकतंत्र की नींव भी रखते हैं। तो यही था स्टूडेंट्स हमारा समानता और न्याय का टॉपिक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मार्क्सवाद और आर्थिक समानता को लेकर। तो भाई मार्क्सवाद के जो विचारक थे कार्ल मार्क्स, उनका कहना था कि समाज में असमानता का जो मुख्य कारण है वो निजी संपत्ति और पूंजीवादी व्यवस्था है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि कार्ल मार्क्स कहते थे कि समाज में जो अमीर और गरीब इन दोनों के बीच जो बड़ा अंतर दिखाई देता है उसका मुख्य जो कारण है वो है हमारा निजी संपत्ति या पूंजीवादी व्यवस्था। तो भाई जब कुछ लोगों के पास कारखाने, जमीन और बड़े उद्योग जैसी संपत्ति होती है तो वे अधिक धन कमाते हैं,
जबकि बाकी जो लोग रहेंगे वे पीछे रह जाते हैं और इसी से ही हमारे समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती है। तो जो पूंजीपति वर्ग होता है वो श्रमिकों के श्रम का शोषण करता है। तो भाई दो वर्ग होते हैं, पहला हमारा पूंजीपति वर्ग और दूसरा हमारा श्रमिक वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग वो होता है जो कि मालिक होता है, श्रमिक वर्ग वो होता है जो कि मजदूर होता है। तो भाई जो मार्क्स है वे कहते हैं कि जो पूंजीपति होता है वो मजदूरों से मेहनत करवाते हैं, लेकिन उन्हें फिर उनकी मेहनत के अनुसार पूरा लाभ नहीं देते। तो मजदूरों के काम से जो अधिक मुनाफा होता है, जो अधिक बेनिफिट होता है, उसका बड़ा जो हिस्सा है वो पूंजीपति अपने पास रख लेते हैं। तो इसी वजह से अमीर और गरीब और ज्यादा गरीब भी होता चला जाता है। तो भाई वे कहते थे कि उत्पादन के साधनों पर समाज का जो सामूहिक स्वामित्व है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी कि जो कारखाने, खदानें और बड़ी जमीनें होती है उन पर कुछ लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए। मार्क्स चाहते थे कि इन पर पूरे समाज का या फिर पूरे राज्य का जो सामूहिक अधिकार है वो होना चाहिए, ताकि इनसे होने वाला जो लाभ है, जो बेनिफिट है, वो सभी लोगों को मिल सके। तो उन्होंने कहा जहां पर हम एक वर्गहीन समाज लाएंगे वहीं पर ये हमारी आर्थिक समानता आएगी। यानी कि वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां पर अमीर और गरीब जैसा कोई भी वर्ग ना हो। तो जब समाज में सभी लोग बराबरी की स्थिति में होंगे और किसी एक वर्ग का दूसरे पर कोई अधिकार नहीं होगा, तभी हमारी जो वास्तविक आर्थिक समानता है वो स्थापित हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्क्सवाद के लक्ष्य को लेकर। तो भाई मार्क्सवाद एक ऐसा समाज बनाना चाहता था जहां पर किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो। यानी कि इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है जहां पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अन्याय ना हो, कोई भी शोषण ना हो। यानी कि हर व्यक्ति को उसकी मेहनत का उचित फल मिले और सभी लोगों को सम्मान तथा समान अवसर प्राप्त हो। तो यही मार्क्सवाद के अनुसार वास्तविक आर्थिक समानता भी है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि जो कार्ल मार्क्स है वे कहते हैं कि आर्थिक असमानता का जो मुख्य कारण है वो है हमारी निजी संपत्ति और पूंजीवादी व्यवस्था। तो भाई उनका मानना था कि उत्पादन के जो साधन है उन पर सामूहिक स्वामित्व और वर्गहीन समाज की स्थापना से शोषण को खत्म किया जा सकता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने मार्क्सवाद और आर्थिक समानता को समझा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं उदारवाद और आर्थिक समानता को लेकर। यानी कि जो उदारवादी विचारक थे, उदारवादी व्यक्ति थे, उनका आर्थिक समानता को लेकर क्या थिंकिंग थी। तो भाई जो उदारवाद है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और समान अवसरों पर बल देता है। यानी कि उदारवाद का सबसे बड़ा जो सिद्धांत है वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो उदारवादी लोग ये मानते थे कि हर व्यक्ति को अपने पसंद से पढ़ने, अपने पसंद से काम करने, अपने पसंद से व्यापार करने और अपने जीवन के फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए। इसी के साथ ही हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर भी मिलने चाहिए। तो जो उदारवाद है वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा और मेहनत के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। यानी कि किसी व्यक्ति की जो सफलता है वो उसकी जाति, धर्म, परिवार से ना होकर उसकी मेहनत, योग्यता और प्रतिभा के आधार पर हो। जैसे कि आप एक उदाहरण देखें, मान लीजिएगा दो विद्यार्थी है, विद्यार्थी ए और विद्यार्थी बी। तो ये दोनों किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, तो दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए। इसके बाद जो ज्यादा मेहनत करेगा उसके सफल होने की जो संभावना है वो ज्यादा रहेगी। आज के जो हमारे उदारवादी लोग हैं वे कहते हैं कि सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं देकर आर्थिक असमानता कम करनी चाहिए। यानी कि आज के उदारवादी हमारे ये मानते हैं कि सरकार को पूरी तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। सरकार को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए ताकि जो कमजोर और जो हमारा गरीब वर्ग है वो भी आगे बढ़ सके, जिससे कि हमारी आर्थिक असमानता कम हो सके। तो भाई जो उदारवाद है वो पूर्ण आर्थिक समानता का समर्थन नहीं करता, बल्कि वो उचित अवसरों की समानता का समर्थन करता है। यानी कि उदारवाद ये नहीं चाहते कि सभी लोगों की आय या संपत्ति बिल्कुल बराबर हो जाए, बल्कि वे ये चाहते हैं कि सभी लोगों को समान अवसर मिले, लेकिन सफलता उनकी मेहनत और योग्यता के आधार पर ही तय हो। यानी कि उदारवाद परिणामों की समानता, जिसे हम इक्वालिटी ऑफ आउटकम भी कहते हैं, इसको सपोर्ट ना करके अवसरों की समानता यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसका समर्थन करते हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, मेहनत और प्रतिभा को महत्व देता है। ये हमारी पूर्ण आर्थिक समानता को समर्थन न करके सभी लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देता है। तो भाई यही था हमारा उदारवाद और आर्थिक समानता का टॉपिक। इसके बाद हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत आता है, वो आता है प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत आखिर है क्या। तो भाई उदारवाद के अनुसार समाज में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक है। यानी कि जो उदारवादी है वे कहते हैं कि समाज के विकास के लिए सभी लोगों के बीच ईमानदार और जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा है, जिसे हम हेल्थी कंपटीशन भी कहते हैं,
वो होनी चाहिए। यानी कि प्रतिस्पर्धा जो है वो इस तरीके की होनी चाहिए जिसमें कि सभी लोगों को अपनी प्रतिभा और अपनी जो मेहनत है उसको दिखाने का बराबर मौका मिले। जैसे कि आप देखें, मान लो किसी भी परीक्षा में जो छात्र है उन सभी को समान प्रश्न पत्र दिया जाए, समान समय दिया जाए और समान नियम दिए जाए। तो इसके बाद जो सबसे अच्छी तैयारी करेगा वही सफल होगा। यही हमारी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। तो जो प्रतिस्पर्धा है इससे व्यक्ति अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग करता है और समाज का विकास होता है। तो भाई जब लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है तो वे और ज्यादा मेहनत करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं और अपनी प्रतिभा को बेहतर बनाते हैं। यानी कि इसका जो लाभ होगा, जो बेनिफिट होगा, वो केवल उसी व्यक्ति को ही नहीं मिलेगा बल्कि उसका जो लाभ है वो हमारे पूरे समाज को मिलेगा। जैसे कि आप इसका एक उदाहरण देख सकते हैं, अगर कंपनियों के बीच में अधिक जो अच्छी प्रतिस्पर्धा है वो होती है तो बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद बनाएगी कंपनी और लोगों को अच्छी सेवाएं देगी। इससे हमारे समाज का विकास भी होगा। लेकिन भाई जो हमारी प्रतिस्पर्धा है वो तभी उचित मानी जाती है जब सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हो। यानी कि प्रतिस्पर्धा तभी न्यायपूर्ण होगी जब सभी लोगों को शुरुआत में बराबर अवसर मिले। तो अगर किसी को अच्छी शिक्षा, संसाधन और सुविधाएं मिले जबकि किसी दूसरे को ये अवसर ही न मिले, तो ऐसी जो प्रतिस्पर्धा है वो निष्पक्ष नहीं मानी जाएगी। जैसे कि आप देखिए, अगर कुछ लोगों को जन्म से अधिक सुविधाएं मिले और कुछ को नहीं, तो वो हमारी निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। यानी कि केवल कुछ लोग अमीर परिवार में जन्म लेने की वजह से बेहतर स्कूल, कोचिंग और संसाधन प्राप्त कर ले जबकि गरीब लोगों को ये सुविधाएं न मिले, तो दोनों के बीच होने वाली जो प्रतिस्पर्धा है वो समान नहीं होगी। इसीलिए उदारवाद कहता है कि पहले सभी लोगों को समान अवसर मिलने चाहिए, तभी प्रतिस्पर्धा वास्तव में न्यायपूर्ण होगी। तो यही थे स्टूडेंट्स हमारे कुछ पॉइंट जिसके माध्यम से हमने समझा कि प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत आखिर है क्या। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी समानता है इसको हम बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। तो भाई समानता बढ़ाने के लिए सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान अवसर देने चाहिए। यानी कि अगर समाज में आपको समानता लानी है तो सबसे पहले हर नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहिए। सभी लोगों को शिक्षा, नौकरी, मतदान, इन सभी के समान अवसर मिलने चाहिए। किसी के साथ भी कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। दूसरा रीजन है, दूसरा जो हमारा ऑप्शन है, जो उपाय है वो है समाज से जाति, लिंग, धर्म और आर्थिक आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना। यानी कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, उसके धर्म या लड़का या लड़की होने की वजह से अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो जब तक भेदभाव समाप्त नहीं होगा तब तक जो वास्तविक समानता है वो स्थापित नहीं हो सकती। अगला ऑप्शन है हमारे पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं सभी तक पहुंचनी चाहिए। यानी कि जो सरकार है और जो समाज है इन दोनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले और सामाजिक सुरक्षा मिले। तो अगर ये सुविधाएं केवल कुछ लोगों तक रहेगी तो समाज में जो असमानता है वो बनी रहेगी। तो इसके लिए सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कि कमजोर वर्ग आगे बढ़ सके। यानी कि सरकार को गरीब, पिछड़े और कमजोर वर्गों के लिए विशेष योजनाएं बनानी चाहिए ताकि वे भी समाज के अन्य लोगों के बराबर आ सके। तो इसी उद्देश्य से जो सरकार है वो कई कल्याणकारी योजनाएं और जो विशेष सुविधाएं है वे भी प्रदान करती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा कि हम जो समानता है उसको बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। इसी के साथ साथ हम अन्य तरीकों से भी बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट आता है औपचारिक समानता की स्थापना करना। यानी कि औपचारिक समानता का मतलब होता है कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान। यानी कि कानून की नजर में हर व्यक्ति बराबर है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो नेता है, चाहे वो आम नागरिक है, सभी पर समान कानून लागू होगा। चाहे अपराध, दोनों ने अपराध, आप मान लीजिएगा, एक उदाहरण मैं आपसे समझाता हूं। मान लीजिएगा जो कोई व्यक्ति है उसने कोई अपराध किया, तो एक व्यक्ति तो नेता है, एक व्यक्ति आम आदमी है, तो दोनों ने सेम अपराध किया। लेकिन अगर नेता को कम अपराध दे दिया जाए और आम नागरिक को ज्यादा अपराध दे दिया जाए तो ये हमारी असमानता होगी। लेकिन अगर नेता और आम नागरिक दोनों को समान दंड दिया जाए तो तभी हमारी औपचारिक समानता स्थापित होगी। तो सभी व्यक्तियों पर समान कानून लागू होते हैं, किसी के साथ भी कोई विशेष व्यवहार नहीं किया जाता। यानी कि कानून किसी भी व्यक्ति के साथ उसके पद, उसकी धन, उसकी जाति या उसके धर्म के आधार पर अलग व्यवहार नहीं करेगा। अगर दो लोग एक ही अपराध करते हैं तो दोनों के लिए कानून जो है वो समान होना चाहिए। तो ये हमारे समानता, अधिकारों और कानूनी व्यवस्था में समानता सुनिश्चित करती है। यानी कि जो औपचारिक समानता है वो ये सुनिश्चित करती है कि हर नागरिकों को समान कानूनी अधिकार मिले और उनको न्याय पाने का समान अवसर मिले। तो यही एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की पहचान भी है। तो आपको याद रखना है
कि औपचारिक समानता वो है जिसमें कि कानून सभी नागरिकों के लिए समान हो। तो सभी को समान कानूनी अधिकार मिलने चाहिए, किसी के साथ भी विशेष या भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है हमारा विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। तो भाई कई बार जो वास्तविक समानता है उसको स्थापित करने के लिए कमजोर और वंचित वर्गों के साथ विशेष व्यवहार करना जरूरी होता है। यानी कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से ही बहुत पीछे रह गए हैं, जैसे कि हमारे गरीब वर्ग हो गए, वंचित हो गए या सामाजिक रूप से कमजोर हो गए। तो अगर इन लोगों को भी बिल्कुल वही सुविधाएं दी जाए जो पहले से आगे बढ़ चुके हैं उन लोगों को मिलती है, तो वे कभी भी बराबरी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए जो वास्तविक समानता है उसको लाने के लिए सरकार इन वर्गों को विशेष सहायता देती है। जैसे कि आप इसका एक उदाहरण भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी में एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर एक आदमी ये कहता है कि बिल्कुल साफ सुथरे चयन को सुनिश्चित करने के लिए आप सबको एक जैसे टेस्ट देना होगा, आप सब पेड़ पर चढ़कर दिखाओ। तो भाई यहाँ पर जो जानवर है वे अलग अलग तरीके से है, एक हाथी है, एक बंदर है, एक खरगोश है, एक चिड़िया है, एक मेंढक है। तो पेड़ पर चढ़ना सबके बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर एक जो भेदक बर्ताव है वो किया जा रहा है। तो जो हमारा समाज है उसमें उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, इनके आधार पर, यानी कि जो लोग पीछे रह गए हैं जैसे कि कमजोर वर्ग हो गए, जैसे कि अब हाथी हो गया, तो हाथी क्या है, हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, यानी कि ये कहीं ना कहीं पीछे रह गया। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण अवसर भी होने चाहिए। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो किसी को विशेष लाभ देना नहीं, बल्कि पहले से मौजूद असमानताओं को कम करना होता है। यानी कि सरकार किसी वर्ग को बिना कारण फायदा नहीं देना चाहती। इसका उद्देश्य केवल उन लोगों की मदद करना है जो कि वर्षों से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पीछे रह गए। यानी कि ये कोई विशेष अधिकार नहीं, बल्कि समानता स्थापित करने का ये एक प्रयास है। जैसे कि आप एक उदाहरण देखें, मान लीजिएगा एक छात्र बचपन से अच्छी शिक्षा पाता है और दूसरा छात्र गांव में बिना अच्छी सुविधाओं के पढ़ाई करता है, तो दोनों को एक जैसा मान लेना न्याय नहीं होगा। पीछे रह गए जो छात्र है उसको अतिरिक्त सहायता की भी जरूरत होगी। तो भाई इस प्रकार के जो विशेष उपाय है उन सभी को समान स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि सरकार की जो विशेष योजनाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, वे इसीलिए ही दी जाती है ताकि जो कमजोर वर्ग है वो भी समाज के बाकी लोगों के बराबर आ सके। तो जब सभी लोग लगभग समान स्तर पर पहुंच जाते हैं तभी हमारी वास्तविक समानता स्थापित होती है। तो इसीलिए इसे विभेदक बर्ताव द्वारा समानता भी कहा जाता है। तो ओवरऑल आपको यही याद रखना है कि विभेदक बर्ताव द्वारा समानता वो है जिसमें कि समाज में कमजोर और वंचित वर्गों को सहायता दी जाती है ताकि उनका जो लेवल है वो भी अन्य लोगों के लेवल के बराबर आ सके। तो इसका उद्देश्य किसी को भी अनुचित लाभ नहीं देना है, बल्कि समाज में जो असमानताएं है उनको खत्म करना है। तो यही थी हमारी विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है सकारात्मक कार्रवाई को लेकर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो सकारात्मक कार्रवाई है वो आखिर होती क्या है। तो भाई इसका मतलब होता है समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं और विशेष अवसर उपलब्ध कराए जाए। यानी कि हमारा जो समाज है उसमें कई वर्ग ऐसे हैं जो कि लंबे समय से शिक्षा, रोजगार और अन्य अवसरों से पीछे रह गए। तो इसीलिए जो सरकार है वो उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं और विशेष अवसर उपलब्ध कराती है ताकि वे भी समाज के अन्य लोगों के बराबर आ सके। तो इसी को ही हम कहते हैं सकारात्मक कार्रवाई या पॉजिटिव एक्शन। तो जो हमारी आरक्षण नीति है भारत की, वो हमारा इसका एक उदाहरण है। यानी कि भाई आरक्षण का जो उद्देश्य है वो किसी को बिना किसी कारण लाभ देना नहीं है, बल्कि उन लोगों को आगे बढ़ाने का अवसर देना है जो कि वर्षों से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पीछे रह गए। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एससी, एसटी, ओबीसी और जो अन्य वंचित वर्ग है इन सभी को उचित अवसर देना। तो भाई इससे वे अपनी प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं और समाज में एक बराबरी की जो स्थिति है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे हमारी सामाजिक और आर्थिक असमानता कम होगी और वास्तविक समानता भी स्थापित होगी। तो भाई जब कमजोर और पिछड़े वर्गों को शिक्षा, रोजगार और अन्य अवसर मिलते हैं तब वे भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ते हैं और समाज में वास्तविक समानता स्थापित होने लगती है। तो ओवरऑल आपको यही याद रखना है कि सकारात्मक कार्रवाई का मतलब है समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को विशेष सुविधाएं और अवसर देना। तो भारत की आरक्षण नीति इसका उदाहरण है जिसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करके वास्तविक समानता स्थापित करना। तो स्टूडेंट्स आई होप अब आप समझ गए होंगे सकारात्मक कार्रवाई को। तो यही हमारे तरीके थे जिनसे कि हम हमारी समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक भी समाप्त होता है, जिसके साथ ही हमारा जो ये अध्याय है ये भी कंप्लीट होता है। तो इस अध्याय में हमने सीखा समानता का अर्थ क्या था, प्राकृतिक और सामाजिक समानता क्या थी
और जो हमारा मार्क्सवाद और उदारवाद था उसको समानता के लेकर क्या अप्रोच थी, प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत क्या था और समानता बढ़ाने के उपाय के बारे में समझा। तो अंत में हमने ये भी जाना कि जो औपचारिक समानता, विभेदक बर्ताव है, ये जो उपाय है ये समाज में वास्तविक समानता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो पूरी तरीके से समाप्त होता है। इसके बाद जो हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।